इंडिया आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे जगदीप धनखड़। इस दौरान गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। CLI का समापन समारोह का आयोजन किया गया है। समापन समारोह को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे। देखिए, 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चली है और अब कपाट बंद होने की तारीख जो है वो भी आ चुकी है। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दौरान दर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। CLI का समापन समारोह का आयोजन भी किया गया है, जिसे संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उपराष्ट्रपति। जी बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें उनके कार्यक्रम को लेकर के, तो वो सबसे पहले गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद वो केदारनाथ जाएंगे और उसके बाद का जो उनका 28 तारीख का जो उनका दौरा है वो राजधानी देहरादून में FRI में एक सेमिनार में वो संबोधित करेंगे। तो कहा जा सकता है 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति उत्तराखंड आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि केदारनाथ धाम की अगर बात करें या 4 धाम यात्रा की अगर बात करें, तो चारों धामों के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या इसके अलावा जो और भी बड़े गणमान्य लोग हैं, वो लगातार यहाँ पे उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दर्शन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का दौरा काफी संवेदनशील माना जा रहा है और सुरक्षा के जो इंतजाम है वही बहुत पुख्ता कर दिए गए हैं। SSP अल्मोड़ा को बद्री विशाल में ड्यूटी लगाई गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है जगदीप धनखड़ के बद्री विशाल के दौरे को लेकर के। तो कहा जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के भी दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह चेन्नई में पार्थ सारथी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। वीडियो में उन्हें शॉल और माला के साथ हाथ जोड़कर मीडिया से बात करते हुए देखा जा सकता है। मंदिर के पुजारियों द्वारा CM को शॉल और भगवान विष्णु की फोटो अर्पित करते हुए देखा जा सकता है। पार्थ सारथी मंदिर चेन्नई में 6ठी शताब्दी का हिंदू वैष्णव मंदिर है, जो कि विष्णु जी को समर्पित है। पार्थ सारथी मंदिर में दर्शन पूजा करने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर पुजारियों ने शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी गोवा कर रहा है और राष्ट्रीय खेलों में इस बार उत्तराखंड की ओर से 240 सदस्यीय टीम प्रतिभाग कर रही है। राष्ट्रीय खेलों के समापन के दौरान 9 नवंबर को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या गोवा में मौजूद रहेंगी और IOA का ध्वज लेंगी। रेखा का कहना है कि परंपरा के अनुसार जो प्रदेश राष्ट्रीय खेल का आयोजन करता है और जो करने जा रहा है, तो वो मेजबानी करने वाले प्रदेश को एक फ्लैग हैंडओवर करता है। इस परंपरा का पालन करने जा रहे हैं और हम सबके लिए 9 नवंबर का दिन विशेष है, क्योंकि उस दिन उत्तराखंड स्थापना दिवस भी है। देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में 26 तारीख से होने जा रहा है और 26 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक में 9 नवंबर को समापन रहेगा। तो एक परंपरा चली आई है कि जो प्रदेश राष्ट्रीय खेल का आयोजन करता है और जो प्रदेश राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने जा रहा होता है, तो जहां हो रहा होता है
वह अगले प्रदेश को जिसको कि इसकी मेज़बानी करने का अवसर मिला हुआ होता है, उस प्रदेश को जो है वह एक फ्लैग जो है वो हैंड ओवर करते हैं। तो वही परंपरा का पालन जो है 9 नवंबर को हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। तो 37वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के प्रदेश के रूप में गोवा है और 38वें के रूप में उत्तराखंड है। उधर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मैंगलोर के गांव लिब्बर हेड़ी के स्वीटी फार्म हाउस पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निशंक का जोरदार स्वागत किया। लिब्बर हेड़ी निवासी प्रभात चौधरी के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार की पिछले 9 सालों की गरीब कल्याण की योजनाओं का बखान किया। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ देश के हर गरीब को मिल रहा है। यहाँ पहुँचे, बहुत सारे गांवों का आज हमारा भ्रमण था और उस भ्रमण को करते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे। बहुत उत्साह है। हम लोगों ने हरिद्वार को दिल्ली और मुंबई की तरह सड़कें दी हैं, पुल दिए हैं, ओवरफ्लाई दिए हैं, रेल के बहुत सारे नई योजनाओं को दिया है। आमखेड़ी पुल जैसा जो लगभग 30 साल से जिसकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया। किसानों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। उधर बेरीनाग में आयोजित रामलीला में मुख्य पात्र में लड़कियों की ओर से अभिनय किया जा रहा है। रामलीला कमेटी के आयोजकों ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पिछले 2 सालों से लगातार यहाँ कई पात्रों में लड़कियों की ओर से अभिनय किया जाता है। इस अभिनय को देखकर महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। राम की भूमिका निभाने वाली शीतल ने कहा कि पहली बार राम के पात्र का अभिनय करने में खुशी मिल रही है, साथ ही भगवान राम के प्रति भावना से भी जुड़ रही हूँ। यहाँ पर मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं लड़की होने के बाद भी राम का पात्र निभा रही हूँ। मैंगलोर क्षेत्र के लिब्बर हेड़ी गांव की रहने वाली पहलवान अंशिका लोहान ने नेशनल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर हरिद्वार जिले का नाम रोशन किया। अखाड़े के संरक्षक पूर्व सांसद राजेंद्र बाड़ी नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके अखाड़े की महिला खिलाड़ी अंशिका ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अखाड़े का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी, जहां पर महिला पहलवान खिलाड़ी अंशिका ने 5 राउंड में जीत हासिल की। स्थिति तो बहुत बेकार है यहाँ की, क्योंकि कुछ है ही नहीं, मतलब फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। बस हाँ कि अगर यहाँ पर मतलब मैट उठाएं लगाएं तो सारा टाइम उसी में ही निकल जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए तो बचता ही नहीं। हमें थोड़ी सुविधाएं दें, अगर यहाँ ही सुविधाएं मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। जाऊँगा जो हमारे रुड़की नगर में एकदम बीचों बीच में नेहरू स्टेडियम है, बहुत सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, क्योंकि इसका सुधार होना चाहिए। क्योंकि शहर में इतना बड़ा स्टेडियम और कहीं शहर में नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सुविधाएं नहीं है। अभी 2 साल पहले ही राजेंद्र अशोक पहलवान जी थे, उन्होंने हमें आग्रह कराया था कि यहाँ पर नहाने के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो हमने 2 साल पहले यहाँ पे समरसेबल लगवाया था। और अब इन्होंने ये मांग उठाई है कि यहाँ पर एक कमरा भी होना चाहिए। उसके लिए मैंने वादा किया है दिवाली बाद हम इसका निर्माण करा के पूरा करेंगे, चाहे कोई सरकार इसमें करे या ना करे, मगर हम अपनी तरफ से एक कमरा बनवा दें। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी सिंचाई विभाग हर साल दशहरा से दीपावली तक मेंटेनेंस के लिए नहर को बंद करता है। विभाग ने 11 नवंबर की रात तक भीमगोड़ा बैराज से नहर का पानी रोक दिया। उत्तराखंड गंग नहर जल विहीन हो जाने से दिल्ली एनसीआर समेत कई जगह पर पेयजल संकट खड़ा हो सकता है। पश्चिमी यूपी में खेती की सिंचाई भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेयजल संकट ना हो उसके लिए काफी मात्रा में पानी दिया जाएगा। इस समय पर खेती बाड़ी में पानी की मांग कम है और इसीलिए किसानों को ज्यादा समस्या नहीं होगी।
दिल्ली के विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कि अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले बीज हमारे वैज्ञानिक बना सकते हैं, उसका इजाज कर सकते हैं। तो ये R&D का काम भी यही समिति करेगी। और पांचवा, विश्व में बीजों के निर्यात का बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें से हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। हमने लक्ष्य रखना चाहिए कि इतने विशाल कृषि प्रधान देश ने बीजों के निर्यात के बाजार के अंदर हमारा एक मजबूत हिस्सा, हमारा मजबूत शेयर हासिल करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसको सिद्ध करना चाहिए। और ये पांचों उद्देश्यों के साथ एक कोऑपरेटिव की स्थापना हुई है। और मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि शुरुआत भले ही छोटी हो, परंतु कुछ ही सालों के अंदर एक कोऑपरेटिव विश्व में अपना नाम बनाएगी और देश के किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने में सबसे बड़ा योगदान देगी। माननीय मोदी जी के निर्देशों से 11 जनवरी 2023 में भारत सरकार की कैबिनेट ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का स्थापन का प्रस्ताव किया। 25 जनवरी को इसका पंजीकरण हमने कर दिया। 21 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी और आज मुझे आनंद है कि एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन भी इतने कम समय में हमने कर लिया है और ढेर सारी कोऑपरेटिव्स को हमने मेंबर बना लिया है। अब ये समिति जब काम करेगी तब कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, हर प्रकार की जो समितियां हैं, इसके माफिक ही हमारे पैक्स को बीज के उत्पादन के साथ जोड़ने का काम हमारी ये समिति करेगी। पैक्स के माध्यम से हर किसान अपने खेत के अंदर बीज की खेती कर पाएगा, बीज के उत्पादन का काम कर पाएगा, इसका सर्टिफिकेशन भी होगा और भारत ब्रांड से न केवल भारत, पूरे विश्व में बीज पहुंचाने में इस समिति एक किसान का जो उत्पाद है उसको मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्राप्त कराएगी। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि आज भी कई सारी निजी कंपनियां किसानों के खेत के अंदर बीज उत्पादन में किसानों को प्लॉट देती हैं, परंतु इसका मुनाफा किसान को नहीं मिलता है। मैं आज देश भर के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो बीज कोऑपरेटिव है, इसका एक एक पाई का मुनाफा सीधा बीज उत्पादन करने वाले किसान के बैंक अकाउंट में जमा है। यही तो कोऑपरेटिव का मूल मंत्र है। उच्च आनुवंशिक शुद्धता भी हम बरकरार करेंगे, भौतिक शुद्धता भी बनाएंगे और इसके साथ साथ अनाज खाने वाले नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता भी हम करेंगे। ये तीनों चीजों का संयोजन करते हुए उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। आनुवंशिक शुद्धता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, भौतिक शुद्धता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और स्वास्थ्य मनुष्य का ज्यादा अच्छा हो इसकी चिंता होगी और साथ में उत्पादन भी बढ़ेगा। इस प्रकार के बीज का निर्माण करना ये कोऑपरेटिव का लक्ष्य है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का लक्ष्य केवल मुनाफा नहीं है, इसके माध्यम से हम विश्व की औसत पैदावार है इसके साथ भारत को मैच करना चाहते हैं, भारत को एट पार पहुंचाना चाहते हैं। 1 हेक्टेयर में विश्व में सबसे ज्यादा मक्का जो उत्पादित होता है, तो भारत के किसान को भी 1 हेक्टेयर में इतना मक्का उत्पादित कर पाए, इस प्रकार के बीज सप्लाई करना, बीज उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। इसी प्रकार से
उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का अकुशल उत्पादन जो हो रहा है, इसकी जगह उसको ट्रेनिंग देकर वैज्ञानिक तरीके से बीजों के उत्पादन के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे। मित्रों, आज एक प्रकार से देखिए तो कुल भारत में ही सिर्फ बीजों की आवश्यकता लगभग 465 लाख क्विंटल है और 465 लाख क्विंटल में से सिर्फ 165 लाख क्विंटल सरकारी व्यवस्था से उत्पादित होता है और कोऑपरेटिव व्यवस्था से 1% से भी नीचे है। मेरा मानना है कि ये रेशियो हमें बदलना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियों के बीज हम कम करना नहीं चाहते, इसमें ढेर सारी जरूरियात है। हर किसान के पास अगर बीज पहुंचाना है तो इससे 3 गुना बीज चाहिए। प्रमाणित बीज अगर हर किसान के पास पहुंचाना है तो कम से कम इससे 3 गुना बीज चाहिए। तो बहुत बड़ा स्पेस पड़ा है और ये 33% जो स्पेस पड़ा है, ये 33% स्पेस कोऑपरेटिव ने अब हासिल कर लेना चाहिए। प्राइवेट भी बढ़ेगा, सरकार की एजेंसियां भी बढ़ाएगी और कोऑपरेटिव तेजी के साथ बढ़ेगा। तो मैं मानता हूं आने वाले दिनों में हमारे किसान को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव के माध्यम से जो बीज उत्पादन के साथ किसान जुड़ेंगे उसको बीज का मुनाफा सीधा किसान को मिलने वाला है। भारत के घरेलू बीज बाजार का विश्व में के बीज बाजार में इसका योगदान सिर्फ 4.5%। अब इसको बढ़ाना है तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा और बीजों का निर्यात दुनिया भर में जो है वो सिर्फ 0.6% है। विश्व का बाजार हमारी राह देख रहा है। अगले 5 वर्षों में कुछ ही समय में हम भारतीय बीज सहकारी समिति जो है इसके लक्ष्यांक तय करने वाले हैं। मगर मैं आज देश भर के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बीज सहकारी समिति की स्थापना केवल मुनाफे के लिए और केवल उत्पादन के लक्ष्य तय करने के लिए नहीं की। मैंने पहले जो कहा, इसके साथ साथ R&D का भी काम करेंगे जिससे उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ साथ इसकी आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता का भी हम ख्याल करेंगे। उसके पोषण के तत्वों का भी हम चिंता करेंगे और इसके साथ साथ हमारे मीठे बीजों को संग्रहित कर प्रचारित कर उसको विश्व का बाजार भी हम उपलब्ध कराएंगे। लगभग बीज नेटवर्क में जितनी भी संस्थाएं हैं, ICAR, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 48 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 726 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र और 72 सरकारी एजेंसियां राज्य और केंद्र सरकार की इसके साथ जुड़ी हुई है। मैं आज ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं आज के कार्यक्रम के अंदर कि इनसे हमारी कोई स्पर्धा नहीं है, हमारी किसी से स्पर्धा नहीं है। इस सब का उपयोग करते हुए मुनाफा किसान के साथ पहुंचे, मुनाफा किसान के साथ पहुंचने के साथ साथ प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़े और प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एक्सपोर्ट में भारत का शेयर बहुत बड़ा हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये सभी संस्थाओं को साथ में लेकर हम इस बीज कोऑपरेटिव का काम को हम आगे बढ़ाएंगे और सीड रिप्लेसमेंट रेट लगभग जो प्राप्त करना है उस लक्ष्य में हम आगे आएंगे। इस संस्था के फाउंडेशन में इफको, क्रिप्को, नाफेड, NDDB और NCDC, ये 5 संस्थाओं को जोड़ा गया है जो एक प्रकार से किसान के खेत तक अपनी पहुंच रखती है। इफको, क्रिप्को, नाफेड और NDDB और NCDC वित्तीय पोषण के क्षेत्र में, ये 5 संस्थाएं कोऑपरेटिव और किसान के खेत तक पहुंच रखने वाली संस्था है और इनको हमने इसमें हितधारक बनाया है।
पूंजी भी इनकी लगाई गई है। तो पांचों संस्थाओं को साथ में रखकर उनके माध्यम से जो उनकी रीच है, ये रीच सीधी की सीधी दूसरे ही दिन से हमारी बीज कोऑपरेटिव को प्राप्त हो जाएगी और इसके माध्यम से हम काम करेंगे। इससे मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बंद हो जाएगा और सभी सहकारी संस्थाएं एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य के साथ, एक ही रोड पर काम करेंगी। इफ्को का भी रोड मैप ये होगा, क्रिप्को का भी ये होगा, नेफेड का भी ये होगा, एनडीडीबी का भी ये होगा। और ये सभी संस्थाएं जब एक रोड पर चलती है तो स्वाभाविक रूप से हमारी गति बढ़ती है। और इस संस्था के साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स भी जुड़ पाएंगे, राज्य कक्षा की सहकारी संस्थाएं भी जुड़ पाएगी, जिला कक्षा की सहकारी संस्थाएं भी जुड़ पाएगी और पैक्स भी, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी भी जुड़ पाएगी। तो एक ऐसा खाका बनाया है जिसमें हर प्रकार की कोऑपरेटिव इसका हिस्सा बन सकती है और हर प्रकार की कोऑपरेटिव का सहयोग ये बीज कोऑपरेटिव ले सकती है। और हमारे सदस्य सहकारी नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, परचेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग और एक्सपोर्ट, इस सभी लिंब में हम सर्वग्राही रूप से एक साथ साइमल्टेनियसली काम करेंगे। क्योंकि अगर बीजों का सिर्फ प्रोडक्शन होता है और टेस्टिंग नहीं होता है तो गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। टेस्टिंग होने के बाद सर्टिफिकेशन नहीं होता है तो विश्वसनीयता खड़ी नहीं होती है। सर्टिफिकेशन होने के बाद प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग नहीं होता है तो उचित दाम नहीं मिलते हैं और उसका उचित वैज्ञानिक तरीके से स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग तक और फिर दुनिया के बाजार में भेजने तक की पूरी व्यवस्था कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम। विज्ञान भवन से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।